नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के 20 प्रश्नों का सेट लेकर जबरदस्त उपस्थित हो चुके हैं। यदि इस सेट को आप लोग अच्छा से अध्ययन कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में बैठिएगा ना तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने काम की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न में क्या बोला है। अति चालकता की स्थिति में किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है। चलिए ठीक लगाइए आप लोग। अत्यधिक बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, कि आधा हो जाता है, कि ऋणात्मक हो जाता है। चलिए ठीक लगाइए। इस प्रश्न का आप लोग टिक लगाएं जल्दी। चलिए इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है ना। प्रतिरोध कितना हो जाता है? प्रतिरोध शून्य हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए इसमें क्या बोला है। जंग रहित लोहा का या स्टेनलेस बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु का मिलाई जाती है। मतलब बताइए जंग रहित बिना जंग के स्टेनलेस के पर चढ़ाने में लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए तांबा, क्रोमिनियम और जस्ता और टीन का। चलिए टिक लगाएं आप लोग। तो प्रश्न संख्या टिक लगाएं 2 का। आप लोग जल्दी टिक लगाएं साथियों, जल्दी टिक लगाएं आप लोग। प्रश्न संख्या 2 का आंसर कमेंट में दीजिएगा। इस 20 प्रश्न के साइंस में आप कितना अटेम्प्ट किए हैं, कितना करेक्ट किए हैं, कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमिनियम, क्रोमिनियम। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए इसमें क्या बोला है कि प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली किस भौतिक सिद्धांत पर करता है। यानी प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर की संचार प्रणाली किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए टिक लगाएं आप लोग। प्रश्न संख्या 3 का टिक लगाए। प्रकाश का प्रकीर्णन पर सिद्धांत पर कार्य करता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, प्रकाश के पवर्तन पर, कि प्रकाश का ध्रुवण पर। चलिए टिक लगाइए। प्रश्न संख्या 3 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आंतरिक परिवर्तन। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए इसमें क्या बोला है। डीएनए अणु की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी। डीएनए द्वि अणु कुंडली संरचना की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक, वाटसन और क्रिक, लैमार्क और डार्विन, जैकग्रेगन, मेंडल। चलिए प्रश्न संख्या 4 का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। तो प्रश्न संख्या 4 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वाटसन और क्रिक दोनों ने मिलकर द्विकुंडली संरचना की खोज की थी। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए इसमें क्या बोला है। ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने की मानक इकाई क्या है। ध्वनि किसमें मापा जाता है। चलिए टिक लगाइए। ध्वनि किसमें मापा जाता है। हर्ट्ज में, कि डेसिबल में, कि पास्कल में, कि मीटर प्रति सेकेंड में। चलिए टिक लगाइए। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन में टिक लगाए जल्दी आप लोग। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डेसिबल। क्या हो जाएगा? डेसिबल ना। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए इसमें क्या बोला है। कांसा या ब्रॉन्ज किन दो धातुओं का मिश्रित धातु है। कांसा होता है सीसा, जिसको बोलते हैं आप लोग। अपन को लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? कांसा को सीसा बोलते हैं ना। किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है। चलिए तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, कि तांबा और टीन का मिश्रण होता है, कि लोहा और निकेल का मिश्रण होता है, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। चलिए प्रश्न संख्या 6 का आंसर दीजिए आप लोग। टिक लगाइए। तो तांबा और टीना का मिश्रण होता है कांसा, यानी ब्रॉन्ज। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इसमें देखिए क्या बोला है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण और परासरण नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण और परासरण नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है। हृदय द्वारा, ब्रिक जिसको बोलते हैं आप लोग, किडनी द्वारा, यकृत द्वारा, तीली जिसको स्पिनिंग बोलते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा किडनी या ब्रिक द्वारा ना। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। इसमें देखिए क्या बोला है। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम कोशिका के मध्य भाग पर संरेखित होते हैं। चलिए ऑप्शन ए में दिया है पूर्वावस्था, ऑप्शन बी में दिया है मध्यावस्था, ऑप्शन सी में दिया है पश्चावस्था,
और ऑप्शन डी में दिया है अंतत्यावस्था ना। चलिए टिक लगाइए आप लोग। प्रश्न संख्या 8 का टिक लगाएं, टिक लगाइए, क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मध्यावस्था ना। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 9। देखिए इसमें क्या बोला है, जंग लगने पर लोहे के कुल भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जंग लग जाएगा तो लोहे के ऊपर जब जंग लगता है ना, तो मतलब कि लोहा में क्या परिवर्तन होगा, यही पूछा है। क्या हो जाएगा? भार घट जाएगा कि भार बढ़ जाएगा कि भार पूरी तरह अपवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, क्या हो जाएगा? टिक लगा, चलिए टिक लगाइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा? क्या होगा? तो इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा भार बढ़ जाएगा ना। यानी लोहे पर अगर ऊपरी पदार्थ कहीं लगता है उस पर, तो उसका लोहा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहा के भार में वृद्धि हो जाता है, पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। देखिए इसमें क्या बोला है, परम शून्य तापमान का अपमान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? परम शून्य तापमान पर यानी जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मान कितना होता है? सेल्सियस का मान के स्केल पर कितना होता है? 0 डिग्री, -273 डिग्री, चलिए -263.5 -100 डिग्री की -459.67। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 का आंसर सही हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना। ऑप्शन बी में दिया है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। देखिए इसमें क्या बोला है, वायुयानों के टायरों में भरने और नाइट्रोजन के विकल्प के रूप में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? यानी जो हवा में उड़ने वाला होता है ना, हवाई जहाज, उसके टायर में कौन सा गैस का मतलब अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? वही पूछा है हम लोगों से, आर्गन का, हीलियम का, नियोन का, कि रेडॉन का? चलिए टिक लगाइए। तो वायुयान के टायर में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? हीलियम का। नाइट्रोजन के साथ हीलियम के प्रयोग किया जाता है ना। आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में यानी आवर्त सारणी में टोटल 7 गो निष्क्रिय गैस है, जो नया गैस खोजा गया था 2023 में, ऑर्गेन्सन जिसको बोलते हैं। पहले 6 था, लेकिन 2023 में एक और अक्रिय गैस का आविष्कार हो गया था, जिसके चलते आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितना हो गया है? 7 हो गया है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए इसमें क्या बोला है, पारिस्थितिकी विज्ञान में यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण जल निकायों में किसकी अत्यधिक वृद्धि होना है? भारी धातुओं जैसी सीसा की, नाइट्रेट और फास्फेट जैसे पोषक तत्वों की, द्रवित ऑक्सीजन की, या प्लास्टिक कचरे की? तो चलिए टिक लगाइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रेट और फास्फेट जैसे पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अपना 13। देखिए इसमें क्या बोला है कि एंजाइम रासायनिक और जैविक रूप से मूलतः क्या होते हैं? यानी एंजाइम और रासायनिक जैविक रूप से क्या कहा जाता है? वैसे क्या होता है एंजाइम? किताबी भाषा में यानी केमिस्ट्री की भाषा में इस एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वासाइलिपिड, विटामिन, क्या बोलते हैं इसको? चलिए प्रश्न संख्या 13 का टिक लगाएं आप लोग। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन इसको जाना जाता है ना। प्रोटीन का काम है कि हमारे शरीर को जितना भी है ना उसको बैलेंस करना। प्रोटीन का क्या काम है? शरीर को बैलेंस कर बनाए रखना ना। चलिए मरम्मत करना जिसको बोलते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। देखिए इसमें क्या बोला है, मरीचिका या रेगिस्तान में पानी का भ्रम होना किस प्रकाशिकीय परिघटना का उदाहरण है? चलिए दोस्तों बहुत फेमस प्रश्न है ये।
ये तो प्रश्न बार बार एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए, तो मरीचिका या रेगिस्तान में पानी का भ्रम होना किस प्रकाशीय परिघटना का उदाहरण है? केवल प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का बिखरना या प्रकीर्ण, प्रकाश का विवर्तन। चलिए, प्रश्न संख्या 14 का सटीक आंसर लगाएं आप लोग, सटीक आंसर लगाएं। साथियों, 20 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का उत्तर सही आपने आंसर दिए हैं कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही मरीचिका या रेगिस्तान में पानी होना भ्रम होता है। पानी होने का भ्रम करने का मतलब है कि लगेगा कि वहाँ पानी है पर वास्तव में वहाँ पानी नहीं होता है, इसी को बोलते हैं पानी का भ्रम होना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। देखिए इसमें क्या बोला है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? चलिए साथियों, 1969 में आवर्त सारणी का निर्माण किए थे, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किए थे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोसले साहब ने। किस सिद्धांत पर सजाए थे? चलिए, परमाणु भार पर कि परमाणु द्रव्यमान पर कि परमाणु क्रमांक पर, न्यूट्रॉनों का आयतन पर या न्यूट्रॉनों की संख्या पर। चलिए, प्रश्न संख्या 15 का टिक लगाएं आप लोग। तो प्रश्न संख्या 15 में आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर सजाया गया है। किस पर सजाया गया है? परमाणु क्रमांक पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। देखिए इसमें क्या बोला है कि मानव शरीर में इंसुलिन के अत्यधिक कमी से कौन सा रोग होता है जिसमें रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? यानी मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, वहीं पूछा है। घेगा रोग होता है कि मधुमेह रोग होता है कि एनीमिया रोग होता है कि मरामस रोग होता है ना? चलिए, प्रश्न संख्या 16 का टिक लगाएं आप लोग। तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है ना। इंसुलिन मानव शरीर में अग्नाशय में उत्पन्न होता है जिसके कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न डी हो जाएगा ना आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। देखिए इसमें क्या बोला है कि साबुन के बुलबुले का पूर्ण रूप से प्रकाश में रंगीन दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना का उदाहरण है? यानी अब आप लोग देखते होंगे कि जब साबुन को पानी में से जला जाता है ना तो इसमें रंगीन बुलबुला छोड़ता है। वहीं पूछा है कि किस कारण से ऐसा दिखाई देता है? प्रकाश का बड़ विक्षेपण, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का परिवर्तन मात्र। चलिए, तो प्रश्न संख्या 17 का टिक लगाएं आप लोग। प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का व्यक्तीकरण ही आंसर हो जाएगा ना। यानी प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण ही साबुन के बुलबुले में रंगीन दिखाई देता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। देखिए इसमें क्या बोला है। सिगरेट लाइटर में मुख्य रूप से किस हाइड्रोकार्बन गैस का उपयोग किया जाता है? वहीं सिगरेट लाइटर होता है ना, इसे पतला होता है, इसे जलाने के लिए काम आता है, आग फेंकता है, तो उसमें किस हाइड्रोकार्बन गैस का उपयोग किया जाता है? वहीं पूछा है मीथेन, ब्यूटेन, मीथेन, रेडॉन। चलिए, प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। देखिए इसमें क्या बोला है। साबुन के बुलबुले 19 ना जी, ठीक है। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा मुख्य जीवाणु जिम्मेदार होता है? चलिए साथियों, दूध से दही को बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? लैक्टोबैसिलस ना। ऑप्शन बी में दिया है। चलिए आइए साथियों, आइए दोस्तों देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न यानी 20वां प्रश्न। मानव शरीर में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस हिस्से के पास स्थित होती है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाया जाता है जिसके 2 प्रकार होते हैं, 2 भाग होते हैं, जिसको अग्रपीडक और पश्चपीडक बोलते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे होता है। ऑप्शन बी में होता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे होता है। दोस्तों चलिए, आज का मेरा 20 प्रश्नों का सेट कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।